नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ हाईवे क्लासेस में। अगर आप सेशन से जुड़ चुके हुए हैं तो सेशन को लाइक करते हुए चलिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पढ़ते हैं रूल नंबर 17 का फर्स्ट टाइप। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान किराए पर खर्च करता है और 30% भोजन पर खर्च करता है, 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, तो अंततः वह व्यक्ति 5600 रुपए की बचत कर लेता है। तो उस व्यक्ति की हमें कुल आय ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया और प्रश्न में हमें ये पता चल रहा है कि जो खर्च कर रहा है वह खर्च यह व्यक्ति अपनी कुल आय में से कर रहा है। हमने व्यक्ति की टोटल इनकम मान ली, टोटल इनकम कुल आय हमने मान ली इस व्यक्ति की 100% है। अगर आय 100% है तो पहले यह मकान किराए पर कितना खर्च कर रहा है, मकान किराए पर यह व्यक्ति 10% खर्च कर रहा है। मकान किराए पर इसने 10% खर्च कर दिया। आगे बोल रहा है कि भोजन पर यह 30% खर्च करेगा। भोजन पर यह व्यक्ति 30% खर्च कर देता है और बच्चों की पढ़ाई पर इसने 20%, टोटल इनकम का 20% पढ़ाई पर खर्च कर दिया। अब जो कुल खर्च है यहाँ पे ये कुल खर्च हमारे पास 20, 30, 50 और 60, कुल आय का 60% इस व्यक्ति ने खर्च कर दिया। तो बचा कितना, शेष कितना बचा, 40% की बचत कर ली। कुल आय 100% में से इसने 60% का खर्च कर दिया, तो कुल हमारे पास 40% की बचत होती है और 40% की बचत हो गई। यहाँ पर यह बचत हमें मूल्य में दे रखी है, 5600 रुपए की बचत हो गई। तो 40% की जो वैल्यू है, 40 यूनिट की वैल्यू मान ली हमने यहाँ पे 5600। हमने देखा यहाँ पे 40% बच रहा है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 5600। तो 40% की जो वैल्यू है 5600 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 चौके 56, 100 और 40। जब 1% की वैल्यू 140 है तो हमें जो टोटल इनकम ज्ञात करना है, टोटल इनकम 100% है, 1% को 100% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% बराबर की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 14,000। तो व्यक्ति की जो टोटल इनकम आ रही है वो टोटल इनकम 14,000 रुपए आ रही है। अब हम देखते हैं कि इस रूल में और किस टाइप से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है रमेश अपनी आय का 20% दान कर देता है, शेष का, ये चीज हमें ध्यान से पढ़नी है कि शेष का बोल रहा है या कुल आय में से। तो शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 10% यात्रा पर खर्च कर देता है। अंत में वह 10,800 रुपए की बचत कर लेता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। हमने पिछले वाले रूल्स में देखा था कि जो खर्च कर रहा था वो टोटल आय में से खर्च कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बार किसी चीज में खर्च कर देता है तो उसके बाद में जो खर्च करेगा वो बचे हुए पैसों में करेगा। ये इस टाइप का रूल है। प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम मैंने 100 रुपए मान ली कि ये 100 यूनिट उसकी इनकम मान ली, तो वो 20% दान कर देता है। इसके बाद में जो 20% है, 100 रुपए का 20%, 100 रुपए का 20% तो 20 रुपए आ गया, तो 20 रुपए यह दान कर देता है। इसके बाद में 20 रुपए दान करने के बाद में इसके पास 80 रुपए बच जाएंगे। क्या 80 रुपए बचने के बाद में ये शेष रुपए है, तो बोल रहा है कि शेष का 25%, इस 80 का 25% वो जब खर्च करता है, तो 80 का जो 25% आएगा, 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, तो 80 का 1/4 भी 20 रुपए आ गए। तो 20 रुपए है वो भोजन पर खर्च कर देता है। 20 रुपए भोजन पर खर्च करने के बाद में इसके पास 60 रुपए बच जाएंगे। क्या 60 रुपए बच गए। अब इस बचे हुए में से 10% यात्रा पर खर्च कर देता है। 60 रुपए का जो 10% है, 10% दोनों जीरो कैंसिल और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 रुपए और माइनस कर देंगे, ये यात्रा पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास जाके 60 में से हमने 6 और माइनस कर दिए, तो अंत में उसके पास जाके 54 रुपए बच जाते हैं। इस प्रकार से जैसे शेष बोल रहा है तो खर्च करने के बाद में बचे हुए रुपए में से हमें आगे का खर्च करना है, तो अंत में 54 रुपए बच रहे हैं। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि
10,800 रुपए की बचत कर लेता है। इसका मतलब है कि जो 54 यूनिट हमने बचाई है, 54 यूनिट, इस 54 यूनिट की वैल्यू परसेंट के अनुसार 10,800 है क्या? 10,800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू में ज्ञात करूंगा 54 गुना 108 और 2 जीरो इसे लग गए तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ रही है। और मेरे को पता है कि जो टोटल इनकम मैंने मानी है वो 100 यूनिट मानी है, तो 100 यूनिट में चेंज करने के लिए दोनों तरफ में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर तो 100 यूनिट आ गया या 100% और इधर आ गया 20,000 रुपए। तो उस व्यक्ति की टोटल इनकम 20,000 रुपए आ गई। इस प्रश्न को अगर हम ट्रिक से हल करें तो वो ट्रिक भी हम देख लेते हैं। ये वाला मेथड एक अच्छा और बेस्ट मेथड है समझने के लिए। अब हम इसे ट्रिक से हल करते हैं। हमें पता है कि जो दान दे रहा है, यहाँ पर दान 20% का दान दे रहा है, 20% का मतलब है 1/5। अगर उस व्यक्ति की आय, हमने नीचे वाली वैल्यू है ये मूल मान, ओरिजिनल नंबर को मैंने आय मान ली और ऊपर वाले जी 5 की 20% 1 है, ये 1 खर्च कर देता है तो बचत कितनी होगी? बचत मेरे पास 4 रुपए की हो जाएगी। अगर 5 रुपए आय है और 5 का जो 20% दान दे रहा है वो 1 है तो 1 खर्च करने के बाद में, दान देने के बाद में 4 बच जाएंगे। आगे बोल रहा है कि शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है, तो भोजन पर ये कर रहा है 25% और 25% की फ्रैक्शन 1/4 है। अगर 4 इसकी आय है और 1 खर्च कर देता है तो इसके पास में 3 रुपए शेष बच जाएंगे। आगे बोल रहा है कि शेष या बराबर 10% खर्च करता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 है। अगर 10 कमाएगा और 1 खर्च कर देगा तो 9 यहाँ पर शेष बच जाएगा। अगर इस टाइप के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए हम दोनों तरफ जो संख्या सेम होती है उनको काट देते हैं और बची हुई संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज देखना है, अगर चीज सीक्वेंस में दी हुई है तो काट के हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमें कुल में से दे रखा हुआ होता है तो वहां पर हम जोड़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले रूल्स में किया था। अब हमें दे रखा है कि जो बचत करता है ये तो हमारे पास आएगी और ये बचत, तो जो 27 यूनिट की बचत किया है, इस 27 यूनिट की बराबर हमें 10,800 दे दिया। 27 यूनिट बराबर 10,800 दे दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 2700 108 और 2 ये बच गए। 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ रही है तो हमें क्या करना, आय ज्ञात करना, कुल आय। कुल आय 50 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 5 रुपए 20,000 रुपए इस व्यक्ति की इनकम आ है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 16 से 2/3% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 12 से 1/2% यात्रा पर खर्च करता है और शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। तो उसका जो कुल खर्च है, यहाँ पे अब हमें बचत न देकर खर्च दे रखा है, कुल खर्च 4,000 रुपए है तो उसकी कुल आय हमें क्या करनी है। हम सोल्व करते हैं इसको ट्रिक से। हमें यहाँ पे दे रखा है कि भोजन पर खर्च करेगा, ये हमें भोजन पर दे रखा है कि व्यक्ति भोजन पर 16 से ही 2/3% खर्च करता है। 16 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई आय होती है वह आय हमेशा खर्च और बचत के योग के बराबर होती है। अगर यहाँ पर देखो ओरिजिनल नंबर हमने 6 मान लिए तो हमने यहाँ पे आय को अगर 6 मान लिया और 6 का 16 से 2/3% यह भोजन पर खर्च कर रहा है तो 16 से 2/3% 1 हो गया। अगर 6 का 1 खर्च कर देगा तो जो बचत होगी हमारे पास ये बचत 5 हो जाएगी। 6 में से अगर 1 खर्च कर दिया तो बचत कर ली हमने 5 की। आगे क्या बोल रहा है कि शेष का 12 से 1/2% यात्रा पर खर्च करता है। यात्रा पर कितना खर्च करेगा, 12 से ही 1/2%। 12 से ही 1/2% की जो फ्रैक्शन है वो 1/8 है। अगर यहाँ पर जो आय 8 है तो इस 8 का 12 से 1/2% 1 खर्च कर देता है यात्रा पर, तो 7 हमारे पास बचत हो जाएगी। 7 बचत होगी। बाद में बोल रहा है कि 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। मनोरंजन पर यह 20% खर्च करता है। 20% की जो फ्रैक्शन है 1/5 है।
अगर यहाँ पे 5 इसकी आय है और 5 का 20% एक मनोरंजन पर खर्च कर देता है, तो बचा हुआ जो भाग है वो 4, ये हमारे पास बचत हो जाएगी। सीक्वेंस में अगर हमें दिया हुआ होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कुल आय से दे रखा होता है तो उसको ऐड करते हैं। यहाँ पर जो चीज हमारे पास सीक्वेंस में है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर 5 से 5 तो ये कट गया, और ये 4 2 से कट गया 2 बार, और 6 2 से कट गया 3 बार। अब हमारे पास 8 या 24 इधर आ गया, और 7 दूनी 14 ये आ गया, और ये 2 से कट रहा है, 2 से कट गया 7 दूनी 14, और 12 दूना 24। यहाँ पर अगर हमारे पास टोटल इनकम है वो 12 है और इसकी बचत अगर 7 है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो खर्च होगा, खर्च प्लस बचत करेंगे तो हमारे पास आय आएगी। यदि बचत 7 कर ली तो जब 5 के खर्च करेंगे तो टोटल मिलाकर 12 हमारे पास आय हो जाएगी। तो जो खर्च होगा हमारे पास, ये खर्च कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट का खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 5 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है, खर्च की वैल्यू, वो 4000 रुपए दे रखी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 4000 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 × 40 800। क्या 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 800 आ गई? तो ये बोल रहा है कि कुल आय कितनी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो हमारे पास जो कुल आय है वो कुल आय कितनी है, 12 यूनिट। इस 12 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने इसको 800 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 × 96 और 2 जीरो ऐसे, तो इसकी कुल आय आ गई वो 9600 रुपए आ गई। अब इस रूल का एक टाइप का प्रश्न और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आपको सभी टाइप के प्रश्नों को कराने की पूरी कोशिश की है, और बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है। डिटेल में अगर कोई चीज हमें समझनी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसी प्रकार से देख लो, आज हमें 8 से 9वीं क्लास चल रही है और 1 या 2 क्लास और है, उसमें हमारे परसेंटेज का चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज हम आपको यहाँ पे सिखाते हुए चल रहे हैं। पढ़िए प्रश्न को। कोई व्यक्ति अपनी कुल आय को 3:7 के रूप में भोजन पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 1/3 भाग यात्रा पर और 25% मनोरंजन पर खर्च कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को आपको एकदम ठीक से पढ़ते हुए चलना है। तभी कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छे श्रोता हो तभी आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे जब आप एक अच्छे रीडर होंगे, एक अच्छे पढ़ने वाले होंगे, तभी यहाँ पे आप एक अच्छे लिखने वाले बनोगे। प्रश्न में कहाँ कौन सी चीज बोल दी जाती है वो चीज ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। बचे हुए का 12.5% दान में दे देता है, अंत में वह 4000 रुपए की बचत कर लेता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। प्रश्न को हम करते हुए चलते हैं, बीच में आने वाली सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है कि 3:7 के रूप में भोजन पर खर्च किया जाता है। क्या मैं 3:7 को ऐसे लिख लूं? क्या भोजन पर मुझे दिया गया है, भोजन पर जो 3:7 के रूप में खर्च करना है, मतलब जो मूल वैल्यू है उस मूल वैल्यू को आय मान लूं। 7 अगर आय है और खर्च मुझे 3 करना है, भोजन पर 7 आय है तो 7 का 3 खर्च कर देना है, तो बचेंगे क्या, 4 बच जाएंगे। आगे बोल रहा है और बचे हुए का शेष का 1/3 भाग यात्रा पर खर्च करता है। इसके ठीक आगे और पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पर दिया गया है और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। क्या 1/3 यात्रा और 25% मनोरंजन के बीच कुछ बचा हुआ या शेष शब्द लिखा हुआ आया? क्या नहीं लिखा हुआ आया। यही चीज आपको ध्यान से पढ़नी थी। मतलब बचने के बाद भी दोनों राशियां है ये एक साथ खर्च की जा रही है। मतलब यहाँ पर देखो, यात्रा प्लस मनोरंजन ये दोनों एक साथ खर्च की जा रही है। यात्रा पर ये 1/3 खर्च करता है और मनोरंजन पर 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 4 की 12, 3 और 4 7, तो जो मनोरंजन और यात्रा पर कुल मिलाकर 7:12 के रूप में खर्च करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर
12 इसकी आय है, उसमें से 7 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 5 की बचत कर लेगा। अब आगे बढ़ो, आगे है कि बचे हुए का, वापस बचे हुए का बोल दिया, 12.5% दान दे देता है, तो दान देगा कितना, 12 से ही 1/2% दान दे देता है, जिसकी फ्रैक्शन 1/8 है। मतलब अगर 8 उसकी आय है तो 8 का 12 से 1/2% 1 दान दे दिया, तो बचा कितना, 7 बचा। ये सीक्वेंस वाली वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कट रहे हैं उतनी बार काटेंगे, 7 से 7 गया, 4 से 2 बार 8, 12 गुना 24 और इधर 5। बोल रहा है कि अंत में वह 4000 रुपए बचा लेता है, तो जो 5 यूनिट बचाई है, इस 5 यूनिट का मतलब है कि उसने 4000 रुपए बचा लिए, तो 5 यूनिट मतलब 4000 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 800 आ जाएगी, 8 पंजे 40, 800 आ गई। अब बोल रहा है कि तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, और आय हमारे पास है 24 यूनिट है, 24 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो से 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19, 19,200 इसकी आय हो जाएगी 19,200। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 18 की ओर। रूल नंबर 18 में दे रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या 8500 है, 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो जाती है तथा दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी होगी वो हमें पता करनी है। एक चीज हमें यहाँ पे पता है कि प्रथम वर्ष के बारे में हम देखते हैं, प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। अगर पहले वर्ष में जनसंख्या 5 थी, मूल वैल्यू हमने 5 वाली, और बढ़ के कितनी बढ़ी, 20% जो है 1, 5 से 6 हो जाती है। पहले वर्ष में 5 से 6 हो गई जनसंख्या। यहाँ पर दूसरे वर्ष की बात कर लेते हैं। दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, मतलब 4 थी जनसंख्या, तो 4 में 25% की वृद्धि कर दी तो 5 होगी, 4 से 5 होगी। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में जो जनसंख्या होगी वो हमेशा सेम होगी। यहाँ पर देख लो कि जब पहले वर्ष में स्टार्टिंग में जनसंख्या 8500 थी, मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू जब 8500 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाले हम तो कितनी होगी, 1700। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 1700 आ गई, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे 6 को 1700 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, करना पड़ेगा। 2 जीरो तो ऐसे आ गए, 7 6 42, 4 6 4 10, 10,200। पहले वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो 10,200 है, पहले वर्ष के अंत में है, तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में भी 12,200 होगी। अभी मैंने ये बात आपको बताई थी, तो ये 10,200 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 10,200 होगी। जब 4 यूनिट की वैल्यू 10,200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2550 हो जाएगी क्या। 1 यूनिट की वैल्यू 2550 होगी, तो अब हम आसानी से 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इसको 2550 से गुणा करेंगे, 2550 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 55 25 80 2 55 25 और 2 27 2 5 10 और 2 12, क्या 12,700 हो जाएगी क्या। दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या हो जाएगी वो 12,000। अब हम इसे एक ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक में हम क्या करना है, हमें पता है यार जो प्रथम वर्ष की सिस्टम है, ये प्रथम वर्ष में क्या किया गया है कि जनसंख्या को 20% बढ़ाया गया है। 20% मतलब जनसंख्या को 5 से 6 कर दिया गया है। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में क्या किया गया है, द्वितीय वर्ष में जनसंख्या को 25% बढ़ाया गया, मतलब 4 से 5 कर दिया गया। और जो सिस्टम यहाँ पर हो रहा है वो सीक्वेंस से बढ़ रहा है, तो सीक्वेंस के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से पहले जो कट रहे उनको काट दिया, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3।
जब हमें प्रारंभ में जो जनसंख्या दे ही रखी है 8,500, तो इसका मतलब प्रारंभ में जो 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट की वैल्यू 8,500 है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 2 4250 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4250 आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। 3 को 4250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 0 5 3 15 1 3 6 7 4 12, क्या 12। इस टाइप में एक और प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें दिया गया है कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। दूसरे वर्ष के अंत में हमें जनसंख्या दे रखी है 7,980। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में हमें जनसंख्या का ज्ञात करना है कि जनसंख्या कितनी थी। पहले वाले प्रश्न में हमें प्रारंभ की जनसंख्या दे रखी थी और इसमें अंत की जनसंख्या। उसी टाइप से हम प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर हमें प्रथम वर्ष में जो जनसंख्या है वो 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% की जो फ्रैक्शन 1/20 है। मान लीजिए जनसंख्या 20 थी, उसमें 5% की वृद्धि हो गई जो 1 है, तो 20 से 21 हो गई जनसंख्या। अब हम बात करते हैं द्वितीय वर्ष की बात करें तो द्वितीय वर्ष में क्या हो रहा है कि 5% की कमी हो रही है। यदि जनसंख्या 20 थी तो 19 हो जाती है। 20 का जो 5% है उस 1 की कमी हो रही है तो 19 हो जाती है। ये बात मेरे पहले वाले प्रश्न में बता दी थी कि पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या होगी वो सेम होगी। अब हमें दे रखा है यहाँ पे कि दूसरे वर्ष के अंत में इस 19 यूनिट के बारे में हमें बता रखा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो 7,980 है। इसका मतलब 19 यूनिट की वैल्यू देती मुझे 7,980। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आएगी 19 जो 76 और 19 गुना 38 720 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो 20 यूनिट की वैल्यू में निकाल दूं क्या? 720 से गुना करके 2 0 से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्या 8400 आ गए क्या मेरे पास 20 यूनिट की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो मेरे पास आ गई 8,400। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में और पहले वर्ष के अंत में जो जनसंख्या सेम है, इसका मतलब ये है कि 21 यूनिट की वैल्यू भी 8400 है। तो जो 21 यूनिट की वैल्यू 8400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या करके 1 यूनिट की वैल्यू 2184 400, क्या 1 यूनिट की वैल्यू 8400 आ गई? सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई? बिल्कुल आ गई। तो मुझे पहले वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या थी उसके बारे में पता करना है और पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या 20 यूनिट है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 20 यूनिट की वैल्यू के लिए 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 0 ऐसे कैसे और 4 दूनी 8। इसका मतलब पहले वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो 8,000 थी। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या हो गया? फर्स्ट ईयर में 5% की वृद्धि हो रही है, मतलब 20 से 21 हो रही है जनसंख्या। और सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है कि 5% की कमी हो रही है, मतलब 20 से 19 जनसंख्या 20 से 19 हो रही है। अब हमें बताया सीक्वेंस में हो रहा है काम, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। कुछ कट तो रहा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएंगे 399 और ये 20 गुणा 20 400। हमें दे रखा है द्वितीय वर्ष के अंत की जनसंख्या 399 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7,980। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 दूनी 18 20। 1 यूनिट की वैल्यू जब 20 आ गई तो मुझे पहले वर्ष के प्रारंभ में जो 400 यूनिट है उसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो 400 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर 3 0 और 4 दूनी 8। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या 8,000 आ जाए। अब देखते हैं इस रूल का नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। एक गांव की जनसंख्या में 9,600 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% की दर से बढ़े और महिलाओं की संख्या 5% की दर से बढ़े तो वर्ष के अंत में जो जनसंख्या होती है यह 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें तो यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या दे रखी है और न महिलाओं की जनसंख्या। तो पुरुषों की जनसंख्या
महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? महिलाओं की जनसंख्या 600 माइनस x हो जाएगी क्या? अगर मान लो कि जनसंख्या 50 थी और उसमें से 25 पुरुष थे तो महिलाएं कितनी होगी? 50 माइनस 25। टोटल में से हम पुरुषों की संख्या माइनस करेंगे, यहाँ पे भी यही किया है, टोटल में से पुरुषों की संख्या माइनस कर दी। अब बोल रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में तो 8% की दर से वृद्धि हो रही है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि होकर कितनी हो जाती है? 10,272। जो जनसंख्या पहले 9,600 थी वो बढ़ के 10,272 हो जाती है। तो कितनी बढ़ गई? 10,272 में से मैं माइनस कर दूंगा 600, तो मेरे पास यहाँ पर 672 आ जाएंगे। जो वृद्धि हो रही है टोटल पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5%, वो टोटल वृद्धि 672 हो रही है। इसको सोल्व करते हैं, x इंटू 8% के साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड और 600 माइनस x मल्टीप्लाई 5 बटे परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए 100 से डिवाइड और ये 672। क्या दोनों में 100 कॉमन आ रहा है? 1/100 कॉमन आ रहा है। इस 100 को या तो लघुत्तम लेके उधर भेज दूं या फिर मैं कॉमन लेके उधर भेज देता हूं। तो इधर मेरे पास 8x प्लस ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 0 और 5 30 3 9 5 45 और 3 48 माइनस 5x और ये अपॉन में जो 100 था ये 100 इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 67,200। अब हम क्या करेंगे? 8x माइनस 5x बच गए हमारे पास 3x प्लस ये बच गए 48,000 के 48,000 को मैंने 67,200 में से माइनस कर दिया। इधर प्लस का चिन्ह था उधर माइनस का हो जाएगा 48। तो जो 3x मेरे पास आ रहा है ये 3x कितना आएगा? 2 0 और ये 2 17 में से 8 ये 2 और 9 ये 19,200। 3x की वैल्यू 19,200 आ रही है तो x की वैल्यू क्या कर दूंगा? 36 18 4 12 6400। जो x है और x क्या है हमारे पास? पुरुष। जब पुरुषों की संख्या 6400 आ गई, पुरुषों की संख्या x की वैल्यू जब 6400 आ गई तो महिलाओं की संख्या के लिए क्या करेंगे? 600 में से 6400 माइनस कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो बच जाएगी जो जनसंख्या है हमारे पास वो 3200 जनसंख्या बच जाएगी। तो ये 3200 कौन है? ये 3200 महिलाएं हैं। ये जो तरीका हमने अपनाया ये तरीका हमने यहाँ पे समझने के लिए अपनाया है। अब एग्जाम में किस तरीके से करना है वो चीज देखते हैं हम। शॉर्ट तरीके से कौन से तरीके से करना है? हमें यहाँ पे टोटल जनसंख्या दे रखी है 600। जब हमें टोटल जनसंख्या यहाँ पर दे रखी है और इन 9,600 में कौन कौन है? एक तो पुरुष है और दूसरे महिलाएं हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है, पुरुषों की संख्या में 8% की और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। और वृद्धि होकर एक साल के बाद में, एक वर्ष के बाद में जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि कितने की हुई? जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि क्या 672 की होगी क्या? बिल्कुल 672 की वृद्धि होगी। क्या मैं ऐसे लिख लूं क्या कि 5% की वृद्धि तो होती है लेकिन पुरुषों में जब महिलाओं की तुलना में 3% की वृद्धि एक्स्ट्रा होती है। 5% की वृद्धि तो दोनों में हो रही है, 5% की इधर भी हो रही है और 5% की इधर भी, तो 3% इसका एक्स्ट्रा है। क्या 5% की वृद्धि में इसमें निकालूं? जब 600 में 9,600 में से 5% की वृद्धि होती है, परसेंट के साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 56 3 9 5 45 और 480 की वृद्धि होगी। दोनों में जब 5% की वृद्धि हो रही है तो टोटल मिला के 480 की एक साल में वृद्धि होती है। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि 672 की वृद्धि हो रही है। ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? ये एक्स्ट्रा इन पुरुषों की 3% वृद्धि के कारण आ रहा है। तो जब पुरुषों की 3% वृद्धि अगर एक्स्ट्रा हो रही है तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 672 माइनस 480 कितना आ जाएगा? 2
18 में से 9 और 1। पुरुषों की 3% वृद्धि 192 संख्या के बराबर है। तो अगर मैं पुरुष ही निकालूं, केवल पुरुष की संख्या, तो क्या करूंगा, इन 3% को नीचे ले दूंगा, तो 192/3 और परसेंट नीचे है तो साइन को हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करके, नीचे परसेंट का था तो ऊपर लेके मैंने 100 से डिवाइड कर दिया एक प्रकार से। तो इसको जब मैंने यहाँ से क्रॉस किया तो 6 18 1 गया, 4 3 12, 64 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6400 जो संख्या आई है, ये 6400 हमारे पास पुरुष आ गए। और बची हुई जो महिलाएं हैं, ये टोटल में से हमने माइनस कर दिए महिलाओं को। हमारे पास 9600 टोटल थे, उनमें से 6400 तो आ गए हमारे पास पुरुष, और बाकी जो 3200 बचे, ये 3200 है महिला। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि किसी पार्किंग स्टैंड पर कुल 250 वाहन खड़े हैं, कुछ 2 पहिया वाहन है तो कुछ 4 पहिया वाहन है, तो उनमें कुल पहियों की जो संख्या है वो 800 दे रखी है। तो हमें 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो करते हैं प्रश्न को। यहाँ पर जो हमें टोटल वाहन दे रखे हैं, टोटल वाहन कितने हैं, 250 टोटल वाहन है। इनमें से कुछ तो 2 पहिया वाहन है और कुछ 4 पहिया वाहन है। ये मेरे यहाँ पर 2 पहिया वाहन मान लिए और ये यहाँ पर 4 पहिया वाहन मान लिए मेरे यहाँ पर, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं 4 पहिया वाहन। ये बोल रहा है कि टोटल पहियों की संख्या 800 है। मैंने इसके भी 2 पहिए ले लिए, मान लिया मैंने कि जो टोटल है 250 टोटल वाहन है। ये टोटल वाहन ही मेरे पास दोनों पहिए वाले हैं, 2 पहिए वाले वाहन टोटल 250 मान लिए। तो जब एक वाहन अगर 2 पहिए वाला है, इसका मतलब यह है कि एक वाहन के 2 पहिए हैं, तो एक वाहन के 2 पहिए होंगे तो 250 वाहनों के कितने पहिए होंगे, 250 वाहनों का डबल करते, तो डबल कितना हो जाएगा, 500। 250 वाहनों को ये अगर हम 2 पहिए वाला मान लिए, ये भी 2 पहिए वाले मान लिए, ये भी 2 पहिए वाले, इनके 2 पहियों को हमने अभी के लिए छोड़ दिया है। तो टोटल 250 वाहनों को 2 पहिए वाले मान लिए, तो टोटल जो पहिए आ गए मेरे पास 500 आ गए क्या, हाँ बिल्कुल 500 आ गए। तो एक्स्ट्रा पहिए कितने बच गए, एक्स्ट्रा पहिए 800 में से 500 निकाल दिए तो एक्स्ट्रा पहिए मेरे पास 300 बच गए। और ये एक्स्ट्रा क्यों बच गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 पहियों में से केवल 2 पहिए ही काउंट किए थे, 2 पहिए इसके और 2 इसके ही काउंट किए थे। इसको मिलाकर मेरे पास टोटल 500 पहिए आ गए थे। लेकिन जो ये 300 पहिए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये 4 व्हीलर के कारण आ रहे हैं, और 4 व्हीलर के मैंने 2 पहिए एक्स्ट्रा छोड़े थे। 2 पहिए की एक 4 व्हीलर और हो जाए इन एक्स्ट्रा छोड़े हुए के कारण, क्योंकि 2 ही छोड़ा था, अगर 2 है तो एक 4 व्हीलर हो जाएगी इन एक्स्ट्रा पहियों के कारण। 2 की एक 4 व्हीलर मतलब आधा, तो 300 का कितना हो जाएगा, 300 की 150 हो जाएगी क्या, 150। इसका मतलब ये है कि जो 4 पहिए वाले वाहन है वो 150 है। टोटल 250 में से 4 पहिए वाले 150 आ गए, तो 2 पहिए वाले कितने आएंगे, 2 पहिए वाले 250 में से 150 निकाल देंगे तो 2 पहिए वाले 100 वाहन आ जाएंगे। देख लो आप, 2 पहिए वाले 100 है तो 100 वाहनों के पहिए कितने हो गए, 200 हो गए। और 150 वाहन 4 पहिए वाले हैं, तो टोटल 4 पहिए वाले 150 वाहनों के पहिए कितने हो गए, 600। और टोटल पहिए को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। और आज के सेशन में हमने परसेंटेज को काफी हद तक पूरा कर लिया है। अब परसेंटेज के 1 या 2 क्लासें और बाकी है, ठीक से वो भी कर लेंगे और हमारा परसेंटेज का चैप्टर पूरा हो जाएगा। आगे के चैप्टर हम अपने नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हमारी क्लासें आपको पसंद आती चल रही है तो आप सेशन को लाइक करते हुए चलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने अभी तक चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।